हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से हमने क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन को कवर किया, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 2 दैट इज़ द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन को कवर करने जा रहे हैं। यह कुछ वीडियोस की सीरीज़ होंगी जिसमें हमारे ये पूरे के पूरे चैप्टर्स को हम क्या करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ जो आइडियाज़ थे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरह के आइडियाज़ ने क्या किया, आपको बाद में फ्रांस से निकल कर वो आइडियाज़ यूरोप के विभिन्न देशों में फैले और उसके बाद आपको पूरे विश्व के विभिन्न देशों में फैले। और इन आइडियाज़ ने क्या है, बहुत सारे वाइटल चेंजेस क्या किए आपको सोसाइटी में इन आइडियाज़ ने इंट्रोड्यूस किए। ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फो थी। आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियोस की। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के आपको कुछ क्या थे हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ। ओके वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आना था, इसके कुछ पोस्ट रेवोल्यूशनरी क्या थे, हमारे कह सकते हैं इम्पैक्ट्स थे, जो यूरोप पर ही नहीं सिर्फ आप कह सकते हो यूरोप के बाहर भी निकले, एशिया में भी पढ़े और विभिन्न कंटिनेंट्स में भी पढ़े। ठीक है, ये आइडियाज़ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज़ थे और इन आइडियाज़ ने लोगों के बीच में कह सकते हो आपको उन्हें इस तरीके का अधिकार दिया, इंडिविजुअल राइट्स दिए कि उन लोगों ने सोसाइटी में चेंज लाने के लिए क्या कह सकते हैं, नए नए स्टेप्स लेने चालू कर दिए। ओके, अब नए स्टेप्स लेने के लिए आपको नए तरह के आइडियाज़ की आवश्यकता थी। ठीक है, नए तरह की सोच की आवश्यकता थी, नए तरीके के आइडियोलॉजी की आवश्यकता थी। तो जाहिर सी बात है, पूरे फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में, और यूरोप के बाद आपका आता है रशिया। आप बोलोगे कि सर इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में रशियन रेवोल्यूशन है, फिर यूरोप भी है, तो रशिया तो हमारे किसका हिस्सा है? रशिया तो हमारे एशिया का हिस्सा है। तो नहीं, रशिया के कुछ पोर्शन, ठीक है, आप देखोगे रशिया का कुछ वेस्टर्न पोर्शन क्या है, आपको यूरोप में भी लाई करता है, जैसा कि अभी आप क्या कर रहे हो, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ठीक है, तो फ्रांस से निकलने वाले जितने भी आपको इस तरीके के पावरफुल आइडियाज़ थे, ठीक है, वो फ्रीडम के आइडियाज़ हों, इक्वालिटी के आइडियाज़ हों, उन लोगों ने एक तरीके से ड्रामेटिक चेंज लाया पूरे विश्व की सोसाइटी में, स्पेशली इन यूरोप एंड रशिया एज वेल। ओके, दैट्स वाई हम रशियन रेवोल्यूशन को इसमें कवर करेंगे। वैसे रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत अभी नहीं होगी, ठीक है, हमारे अगले वीडियोस में या फिर उसके बाद वीडियोस में हम लोग उसे करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ पूरे यूरोप में। ओके, तो मेन हमारा जो सवाल उठता है भैया कि व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म को आप हिंदी में समाजवाद कह सकते हो। ठीक है, सोशलिज्म में क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है, प्राइवेट नहीं होती, लोगों के पास क्या होती, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती। ठीक है, सोशलिज्म में बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ होती है गवर्नमेंट ओन्ड होती है, यानी सरकारों के पास ये अधिकार होता है कि जो उनके देश की ज़मीनें हैं उस पर उनका क्या है, हक है, अधिकार है, किस तरीके से वो उनका इस्तेमाल करेंगी, ठीक है, कहाँ वो किनको दे सकती है, सारे के सारे राइट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है, तो सोशलिज्म में आप कह सकते हो एक तरीके से एक पब्लिक आप वर्ड ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, प्राइवेट वर्ड को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर सोशलिज्म में आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यानी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट, आप सिंपल कह सकते हो सोशलिज्म मीन्स दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल ऑफ एनी कंट्री इन देयर गवर्नमेंट, ठीक है, और इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड्स और वेल्थ, ठीक है, इन देयर कंट्री। ओके, लेट्स proceed and talks about different types of societies. As we know that before French Revolution, okay, the whole society of the France and the different countries of the Europe was divided into different orders, different states. Okay, आसान भाषा में अगर बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले, ठीक है, फ्रांस की जो समाज थी वो डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी। जैसे फ्रांस में आपने देखा था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, वैसे ही आपको यूरोप में भी इस तरह के सिस्टम देखने को मिलते थे। और इन्हें कौन कंट्रोल करता था? इन्हें एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली से आने वाले किंग्स थे, ठीक है, या फिर क्लर्जी थे, वो इन्हें कंट्रोल किया करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे। परंतु फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ ने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। ओके, इवन फ्रांस में भी आप देखोगे लोगों के दबाव ने राजा
को झुकने पर मजबूर किया, इवन राजा को क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे आइडियाज़ क्या थे, धीरे धीरे फैलते हुए पूरे विश्व में फैल गए और लोगों ने इसे क्या किया, डिबेट करना शुरू किया, डिस्कस करना शुरू किया। और इसे कह सकते हो आप कि इस आइडियाज़ ने डिफरेंट कॉलोनीज़ की जितने भी आपको सोसाइटी तो उसको भी रीशेप करना चालू कर दिया। अब बोलोगे मैं कॉलोनीज़ वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली क्या था, देखिए जितने भी आपको कह सकते हो कॉलोनीज़ थी, ठीक है, ब्रिटेन की कॉलोनीज़ हो, फ्रांस की कॉलोनीज़ हो, ठीक है, पोर्तुगाल की कॉलोनीज़ हो, डच की कॉलोनीज़ हो, डेन्स की कॉलोनीज़ हो, या फिर स्पेन की कॉलोनीज़ हो, कितने भी देश थे यूरोपियन, सभी की कॉलोनीज़ थी, परंतु जो आइडियाज़ थे वो भी यूरोप से ही निकल रहे थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको आसान भाषा में, कैसे कि मान लीजिए आपको जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रांस से ही निकला, और फ्रांस की कॉलोनीज़ क्या है, आपको अमेरिका में भी थी, अफ्रीकन कंटिनेंट में भी थी, इंडिया में भी थी। ठीक है, वही आपको जो आइडियाज़ थे फ्रांस के आइडियाज़ जो यूरोप में सिचुएटेड, वो आइडियाज़ बाद में कहाँ फैले, वैसे कॉलोनीज स्टेट्स में फैले, वैसे देशों में फैले जहाँ इन लोगों ने क्या कर रहा था, उन देशों को आपको गुलाम बना रखा था। तो आसान भाषा में कह सकते हो कि जो बीमारी थी वो भी उनकी ही तरफ से आई थी और जो इलाज था उनकी ही तरफ से आया था। लोगों ने क्या किया, उन्हीं आइडियाज़ का इस्तेमाल किया और उनको अपने देश से निकाला। जैसे आप देखोगे इंडिया में राजा राम मोहन रॉय की बात कर लेते हैं, ठीक है, विवियन डेरोजियो की बात कर लेते हैं। ये कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने आपको कह सकते हो भारत में विभिन्न प्रकार के बड़े स्तर पर, ठीक है, सोशल चेंजेस लाए। जैसे राजा राम मोहन रॉय 1829 में उन्होंने क्या किया, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे विडो मैरिज जैसी सोशल एविल्स थी, ठीक है, सामाजिक कृतियाँ थी, और उसके बाद बहुत सारी सामाजिक कृतियाँ ऐसी थी, पर्दा सिस्टम था, ओके, और डॉरी सिस्टम था, बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे। ठीक है, इन पर उन्होंने क्या किया, आपको कह सकते हैं रोक लगाया। अब ऐसे ही सिर्फ एक दो आपको सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, भारत में बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर हैं, बट ये आइडियाज़ कहाँ से लाते थे, ठीक है, इनके इंस्पिरेशन कह सकते हो, ये इंस्पिरेशन लिया कहाँ से करते थे, ये सारे के सारे इंस्पिरेशन, मैक्सिमम इंस्पिरेशन ये क्या करते थे, भारत के जो वैदिक बुक्स हैं वहाँ से निकालते थे, या फिर आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में जो ऐसे आइडियाज़ निकल कर बाहर आ रहे थे वहाँ के जनरल्स के माध्यम से, वहाँ की किताबों के माध्यम से, ठीक है, तो उन्हें इन आइडियाज़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं और भारत में भी चेंजेस इन्होंने क्या किया, लाया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पूरे आपको इस पूरे चैप्टर में हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, उसको एक ब्रीफ में देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें इस रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ना है। पहली जो टॉपिक आप अभी आज देखोगे, द एज ऑफ द सोशल चेंज, यानी कि एक ऐसा समय जब आप कह सकते हो ड्रामेटिक चेंजेस पूरे यूरोप में देखने को मिले, किसमें, सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस आए, इसमें आप लिबरल्स, ठीक है, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ोगे। तीन तरीके के विभिन्न विचारधारा रखने वाले ग्रुप्स, लोगों के ग्रुप्स के बारे में आप डिस्कस करोगे, पढ़ोगे आज। ओके, इसके बाद आगे पढ़ोगे तो बात करेंगे हम लोग, आप जैसे कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल चेंजेस देखने को मिले, सोसाइटल चेंजेस देखने को मिले, ओके, और यूरोप में सोशलिज्म कैसे फैला उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे द रशियन रेवोल्यूशन की तरफ, जहां हम देखेंगे कि जार निकोलस, जिसे हम आप कह सकते हो कि सार भी कहा जाता है, ठीक है, रशिया में राजा को सार कहा जाता है। क्लियर है, ओके, ठीक है, और आप देख रहे हो स्पेलिंग इनकी है, जार निकोलस II कहते हैं इनको, सार निकोलस II भी इनको कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपको इनकी जार और सार भी की जाती है। ओके, इनका डाउनफॉल कैसे हुआ, यानी आप देखिए ना कि फ्रांस में कैसे लुई 16 को हटाया गया, मार दिया गया, ठीक है, और डेमोक्रेसी रिपब्लिक की स्थापना की गई। वैसे ही आप देखोगे रशिया में भी वहाँ के जो राजा थे उनको भी हटा दिया गया और सोशलिज्म, कम्युनिज्म की कॉन्सेप्ट वहाँ पर लाई गई और एक नई तरह की गवर्नमेंट बनाई गई। ओके, इसके बाद हम देखेंगे क्या कौन कौन से ऐसे इवेंट्स थे, ठीक है, रशिया में जिन्होंने राजा को हटाने में मदद की है। जैसे फरवरी रेवोल्यूशन हमारा आता है, ठीक है, उसके बाद आप कहोगे क्या कि हमारा फिर आता है क्या अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद देखोगे रशिया में सिविल वॉर भी देखने को मिलता है, ठीक है। सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर जब किसी देश के नागरिक खुद में ही लड़ने लगे, ठीक है, तो उसे सिविल वॉर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको श्रीलंका में एक बार ऐसे हुए थे, ठीक है, वहाँ के जो नागरिक थे आपस में लड़ रहे थे,
ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर ऐसा हमें देखने को मिला। और ये सिविल वॉर किन के बीच हो रहा था, ये सिविल वॉर डिफरेंट पार्टीज के बीच हो रहा था, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या थे, आइडियोलॉजीज अपने अपने रखते थे। ठीक है, मैं बीजेपी फॉलोवर हूँ, कोई कांग्रेस फॉलोवर हो सकता है, कोई कुछ और फॉलोवर हो सकता है, तो हमारे विचारधाराएं क्या है, जरूरी नहीं है कि मिले। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये क्या हो गया, मैंने एग्जाम्पल दिया, क्लियर है। मैं कांग्रेस फॉलोवर भी हो सकता हूँ, मैं आपको कह सकते हो आप डिफरेंट पार्टीज, लोकल पार्टीज का भी फॉलोवर हो सकता हूँ। तो कोई दूसरा अगर दूसरे पार्टीज का फॉलोवर है, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर वो क्या है, आपको वोट डालता है, फॉलो करता है, तो जाहिर सी बात है हमारी आइडियोलॉजी टकराएंगी। समझ में आ रहा है? इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सिविल वॉर को क्या जन्म देते हैं। और सिविल वॉर किन के बीच हुआ था, रेड ग्रीन और व्हाइट्स। अब ये रेड ग्रीन व्हाइट्स किन्हें कहा जाता था, ये मैं तब बताऊंगा जब ये चैप्टर डिस्कस करूंगा। ठीक है, टॉपिक डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या, स्टालिनिज्म को। ओके, स्टालिनिज्म कौन था, स्टालिनी कौन था, स्टालिनिज्म क्या था। ठीक है, और उसके द्वारा लाया गया आपको क्या है, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या थी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और लास्ट जो हमारे इस पूरे चैप्टर का टॉपिक होगा, जो सबसे लास्ट में हम कवर करेंगे, वो था ग्लोबल इन्फ्लुएंस। वो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ठीक है, विच मीन्स दैट कि रशियन रेवोल्यूशन और यूएसएसआर, ठीक है, या फिर रशियन फेडरेशन, रशिया सिर्फ एक देशों से नहीं बना था उस वक्त, बहुत सारे देशों का वो समूह बना करता था जिसे हम यूएसएसआर कहा करते थे। ये सारी चीजें क्या है, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इनका इम्पैक्ट, रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट विश्व के विभिन्न देशों के समाज के ऊपर क्या पड़ा, स्पेशली इसमें हम कवर करेंगे भारत की सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, इनके इम्पैक्ट्स कैसे पड़े, क्या पड़े, क्लियर है। तो ये जो बेसिक अभी आपने देखा, ये सारे के सारे क्या थे, कुछ सब टॉपिक्स थे आपको द रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर से। ओके, आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, आज इस वीडियो में हम 3 वर्ड्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, ये कौन कौन से वर्ड हैं, ये हैं आपको लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब बोलोगे ये 3 वर्ड्स क्या हैं, ठीक है, इन 3 वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ये कहाँ से निकल कर आते हैं, सारी चीज़ें अभी हम धीरे धीरे क्लियर करते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस में, ठीक है, जितने भी आइडियाज जनरेट हो रहे थे, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज थे, ठीक है, जितने पावरफुल आइडियाज थे, फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे, इन्होंने लोगों को एम्पावर किया, लोगों को पावर किया। आप आसान भाषा में कह सकते हो, उन्हें एक शक्ति दी, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते थे, नई नई चीज़ों के बारे में सोच सकते थे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने क्या किया, समाज को परिवर्तन करने के बारे में सोचा कि समाज में हम इस तरीके के चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के चेंजेस हमारे लाने से इस तरीके की भलाई होंगे। तो उनमें 3 तरह के ग्रुप के लोग तैयार हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी पहले जो लिबरल्स कहलाए, दूसरे रेडिकल्स कहलाए और तीसरे जो कंजर्वेटिव्स कहलाए। बेसिकली कंजर्वेटिव्स तो काफी पहले से चले आ रहे थे, नए हमारे कौन बने थे, लिबरल्स और रेडिकल्स। आप देखोगे इसमें, ठीक है, नए तरह के ग्रुप्स बने थे। अब ये कौन थे, ये कोई व्यक्ति था क्या, लिबरल्स कोई व्यक्ति है क्या, नहीं, लिबरल्स एक तरह की आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। अब आप मान लीजिए 3 तरह की पार्टी आपके पास, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये 3 पार्टीज है, तीनों पार्टीज, ए पार्टी क्या करती है, ए तरह की विचारधारा, ए तरह की आइडियोलॉजी में बिलीव करती है, बी पार्टी बी तरह की आइडियोलॉजी में बिलीव करती है और सी तरह की आइडियोलॉजी या विचारधारा में बिलीव करती है। और आप क्या हो, इनके फॉलोवर, ए के फॉलोवर है। ठीक है, तो आप भी ए कहलाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। बिल्कुल सेम पैटर्न पर जो लिबरल्स थे, उन्हें लिबरल्स क्यों कहा गया, क्योंकि वो लिबरल आइडियोलॉजी पर बिलीव किया करते थे। ओके, अब बोलोगे कि हमारा लिबरल, ठीक है, क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी हम एक एक करके तीनों वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर और ये वीडियो हमारा आज यहीं अंत होगा। ओके, चलिए बात करते हैं लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स आखिर कौन थे। तो लिबरल्स के बारे में जो पहला हमारे यहाँ पॉइंट आता हुआ, टॉलरेट ऑल रिलीजन इन अ नेशन। व्हाट डू मीन बाय टॉलरेट, एक वर्ड आता है यहाँ पर टॉलरेट। ठीक है, ऑल रिलीजन समझते हो आप, एक नेशन यानी एक राष्ट्र में, एक देश में। ये क्या थे, टॉलरेबल नेचर के थे। टॉलरेबल मतलब ये सहनशील थे, समझ में आ रहा है, सहिष्णु थे। ओके, अब बोलोगे सर इतने हार्ड वर्ड यूज कर रहे हो आप, आसान भाषा में समझो। जो लिबरल्स होते थे वो क्या थे, सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करते थे। समझ में आ रहा है। अपने देश में जब आप दूसरे रिलीजन को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हो जितना अपने रिलीजन को देते हो, बेसिकली आप लिबरल्स की कैटेगरी में आते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो उस वक्त क्या था, लिबरल्स, आपको यूरोप में आप देखोगे जो लिबरल्स थे वो
बाकी रिलीजन को भी उतने ही रिस्पेक्ट दिया करते थे। आप देखोगे उस वक्त कौन कौन से रिलीजन प्रेवलेंट थे। आप कह सकते हो क्रिश्चियनिटी में ही बहुत सारे सेक्ट्स हैं, स्पेशली हमारे जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स हैं, कैथोलिक सेक्ट्स हैं। मतलब क्रिश्चियनिटी आप देखोगे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में क्या है, बटा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, क्लियर है। परंतु अगर कोई लिबरल्स था तो वो दूसरे रिलीजन, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उसका भी वो क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। दूसरे पॉइंट में आते हैं, पहला हो गया हमारा अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ रूलर। जो लिबरल्स वो क्या कहते थे, रूलर यानी राजा के पास या फिर कोई गवर्नमेंट के पास, कोई भी गवर्नमेंट हो, डायनेस्टिक रूलर हो, डजेंट मैटर, अगर वो शासक है अपने उसके देश का तो उसके पास क्या है, अनकंट्रोल्ड पावर तो होनी ही नहीं चाहिए। डू अंडरस्टैंड अबाउट अनकंट्रोल्ड पावर? अनकंट्रोल्ड पावर मीन्स दैट कि एब्सोल्यूट पावर, यानी राजा के पास इतनी शक्ति को कुछ भी कर सकता है पूरे अपने देश में। ओके, और ऐसा वो ना करे। ठीक है, ये किसकी आपको आइडियाज थी, ऐसा लिबरल्स की आइडियाज थी। उनके पास उनकी विचारधारा थी कि राजा को इतनी शक्ति भी नहीं दे देनी चाहिए कि वो कुछ भी देश में कर दे, कुछ भी हेर फेर कर दे, कुछ भी पलट दे, किसी के साथ भी युद्ध कर ले। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उनकी पावर कंट्रोल्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंट्रोल्ड होनी चाहिए। नाउ मूव टू द थर्ड वन। ओके, दैट इज राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। डू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट विच मीन्स दैट अगेंस्ट यानी सरकार। अगर आपके उनके देश में मान लीजिए जो लिबरल्स थे यूरोप में, उनके देश में जो भी गवर्नमेंट चल रही हो, डायनेस्टिक चल रही हो, रिपब्लिक चल रही हो, या फिर कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही हो, मोनार्की चल रही हो, कोई भी तरह की गवर्नमेंट चल रही हो, परंतु वहां पर क्या था, लिबरल्स का मानना था कि जो भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब जो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोले। ठीक है, अब कुछ ना कुछ बोले इट मीन्स दैट ये नहीं कि वो जाकर कुछ बोलने लगे बिना मतलब का भी। हाँ, अगर सरकार कुछ गलत करती है, अगर सरकार कुछ नई पॉलिसीज लाती है जो लोगों को पसंद नहीं है, समझ में आ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं। यानी राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। समझ में आया क्या है कहने का मतलब? या कि अगर आपको लगता है कि मेरी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो मैं उसके खिलाफ कुछ बोलूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप चाइना में अगर ये कोशिश करते हो आज के समय में, तो चाइनीज गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त नहीं करती है, आपको वो एग्जीक्यूट करवा देगी, आपको चाइना से गायब भी करवा देगी। समझ में आया? भारत में आप कर सकते हो। भारत में सरकार को आप देखोगे हमारी मीडिया ही रगड़ती रहती है। ठीक है, या तो उसके पक्ष में रहती है या कुछ मीडिया उसके अगेंस्ट में रहती है। तो ये चीज आप देख सकते हो, राइट ऑफ इंडिविजुअल है हमारे यहाँ। फोर्थ पॉइंट, आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन। ओके, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड वेल ट्रेंड जुडिशरी। व्हाट डू मीन बाय आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन? लिबरल्स का मानना था कि जो सरकार बननी चाहिए वो सरकार चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, व्हाट डू मीन बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट? इट मींस दैट जो सरकार बन रही है उसको चुनने में लोगों का क्या हो, योगदान होना ही चाहिए। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन लोगों का क्या है, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, आसान भाषा में समझ लीजिए, लोग वोट देंगे, अपने लीडर को चुनेंगे और लीडर क्या करेंगे, उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे। इस तरीके के कॉन्सेप्ट भारत में भी आज चलते हैं। वेल ट्रेंड जुडिशरी। अब वेल ट्रेंड जुडिशरी वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्यों? क्योंकि जो भी लॉज बनने चाहिए ना किसी देश में, लिबरल्स का मानना क्या था कि जो लॉज बनने चाहिए उनके देश में, वो लॉज कैसे होने चाहिए, आपको कह सकते हो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, और कह सकते हो ऑथेंटिक होने चाहिए। अब बोलोगे मैंने ये 3 वर्ड यूज किए, इन तीनों वर्ड का क्या मतलब है? आसान भाषा में चाहो समझो कि जो वेल ट्रेंड जुडिशरी है, जुडिशरी का कंट्रोल क्या होना चाहिए, लॉज के ऊपर क्या प्रॉपर होना चाहिए। यानी कह सकते हो जैसे कि अगर जुडिशरी का कंट्रोल लॉ के ऊपर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो कह सकते हो कोई गलत काम करके भी जुडिशरी से बच सकता है। ठीक है, कोर्ट कचहरी से बच सकता है। तो जुडिशरी का क्या होना चाहिए, प्रॉपर एकदम कंट्रोल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जुर्म करके जाता है, ठीक है, और ब्राइब देने की कोशिश करता है, करप्शन आप करने की कोशिश करता है, तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आसान भाषा में समझिए कि वेल ट्रेंड जुडिशरी यानी एक ट्रांसपेरेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो प्रॉपर लॉ के ऊपर बेस्ड हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा आपका लिबरल्स का। अभी तक जितने भी पॉइंट देख रहे थे ना आप, ये बेसिकली क्या थे, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे लिबरल्स के। ये नेगेटिव पॉइंट है। वाई?
लिबरल्स नॉट सपोर्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट डू मीन बाय एडल्ट फ्रेंचाइज? यहाँ 3 वर्ड है, आप देखोगे क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आसान भाषा में एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि पूरे विश्व में सभी को जो एडल्ट हो चुके हैं यानी 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज यही कहता है कि यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, आपको वर्ल्ड में हमारे जितने भी लोग हैं, अगर वो 18 साल से ऊपर हैं और उनके देश में लोकतांत्रिक देश क्या है, आपको व्यवस्था चलती है, तो उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। परंतु लिबरल्स इस बात में विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि उनके समाज में जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, जो वेल्थिएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, उन्हें ही सिर्फ यह अधिकार दिया जाना चाहिए। कौन सा अधिकार? राइट टू वोट का अधिकार। क्लियर है? तो लिबरल्स क्या मानते थे कि सभी को वोट देने की आवश्यकता नहीं है, वोट ऑफ राइट देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दिया जाए जो क्या है ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, जिनके पास ज्यादा क्या है अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया? कवर हो गया। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर नॉट सपोर्ट द राइट टू वोट फॉर वुमेन। सिंपल है, अगर आप पॉइंट नंबर 5 समझ गए तो पॉइंट नंबर 6 भी समझ जाओगे। कैसे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अगर वो बिलीव नहीं करते तो जाहिर सी बात है राइट टू वोट फॉर वुमेन भी नहीं बिलीव करेंगे, और राइट टू वोट फॉर वुमेन के वो अगेंस्ट हुआ करते थे लिबरल्स। ओके, और ये निगेटिव पॉइंट्स थे लिबरल्स के। समझ में आ रहा है? महिलाओं को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाएं भी अपने सरकार जो चुनी जा रही है उनके देशों में उसमें जाकर वोट कर सके, ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिबरल्स नहीं मानते थे। और लास्ट था नॉट डेमोक्रेटिक। अब उन्हें नॉट डेमोक्रेटिक क्या बनाता है? आप देखोगे ये सारे पॉइंट्स तो लगभग शुरू से ठीक ही आ रहे थे, परंतु ये जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स देखे ना, इसकी वजह से लिबरल्स नॉट डेमोक्रेटिक थे, लोकतांत्रिक विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं हुआ करते थे? क्योंकि वो आपको वोटिंग राइट्स में बिलीव ही नहीं करते थे। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वोटिंग राइट्स में बिलीव नहीं करते थे, तो जाहिर सी बात है ये हमारा बेसिक राइट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो इन्हें नॉट डेमोक्रेटिक कहा गया। चलिए आइए फटाफट क्या करते हैं, इन 7 पॉइंट्स को हम क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट्स के अंदर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे रेडिकल्स के ऊपर। ठीक है, रेडिकल्स कौन हुआ करते थे? लिबरल्स वैसे जो सारे धर्मों का सम्मान करते थे अपने देश में, टॉलरेबल थे, ठीक है, उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देते थे जितने वो अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया करते थे। दूसरा, अपोज्ड अनकंट्रोल पावर ऑफ रूलर, विच मीन्स दैट वो यह नहीं चाहते थे कि किसी भी देश के राजा को अनकंट्रोल पावर मिले, अनलिमिटेड पावर मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड जियो की जो हमारी 4G आती है आपको डाटा, वैसा नहीं है, कुछ कंट्रोल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यानी उनके पावर के ऊपर लिमिटेड पावर होनी चाहिए। ठीक है, वो सारे डिसीजन अकेले नहीं ले सकते हैं, उन्हें पूछना पड़ेगा नेशनल असेंबली से या फिर उनके किसी पर्टिकुलर जो वहाँ कांग्रेस होगी या फिर कह सकते हो पार्लियामेंट्री भवन होगी वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी कि सरकार अगर गलत काम करती, गलत पॉलिसी लाती है या फिर कोई भी पॉलिसी लाती है जिससे जनता खुश नहीं है, तो उसके खिलाफ जनता को यह हक मिलना चाहिए कि आवाज उठा सके। ओके, राइट टू, आप कह सकते हो क्या, स्पीच, राइट टू रेज देयर वॉइस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उनको चुनाव लड़ने का भी हक दिया जाना चाहिए। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन, खुद को रिप्रेजेंट करने का भी अधिकार देना चाहिए, और खुद के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनने का भी उनके पास अधिकार होना चाहिए। यानी कि आसान भाषा में समझो कि वो क्या कर सकते हैं, खुद भी वोट दे सकते हैं और अपने लीडर को चुन सकते हैं, या फिर खुद चुनाव में लड़ करके, ठीक है, वोट पा करके, मेजोरिटी पा करके वोट की, वो क्या कर सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। और इसमें हमारा क्या था, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इलेक्टेड होनी चाहिए, चुनी हुई होनी चाहिए, वेल ट्रेंड जुडिशरी, लॉज के ऊपर बेस्ड जुडिशरी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? करप्ट जुडिशरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि वो क्रिमिनल को छोड़ दे और आपको जो क्या है कह सकते हो कि जो जिसने दोष नहीं किया या फिर जो दोषी नहीं है उसको सजा दे दे। नेक्स्ट, नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मैंने बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लिबरल्स अलग होते हैं पूरे फ्रांस के समाज में, सॉरी यूरोप के समाज में, कि वो क्या करते हैं, सभी को वोट मिले। ठीक है, इसके पक्ष में नहीं थे, वो सिर्फ इस पक्ष में थे कि जिनके पास धन दौलत है, वेल्थ है, अच्छी प्रॉपर्टी है, उन्हीं को वोट देने चाहिए। और वो महिलाओं के वोट के अधिकार के तो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। और लास्ट था, इन पॉइंट्स की वजह से वो नॉट डेमोक्रेटिक कहलाए।
समझ में आया? आशा करता हूं ये लिबरल्स वाले आइडियोलॉजीज आपको समझ में आए होंगे। अब ये कुछ आइडियाज थे जिसमें लोग बिलीव किया करते थे, ठीक है। अगर मैं इन सारे आइडियाज में बिलीव करता हूं तो मुझे आप लिबरल्स कह सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो लिबरल्स किसे कहते थे ये आपको क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर रेडिकल्स। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल विचारधारा किस प्रकार की विचारधारा थी, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमें जो जानना है क्या, दे सपोर्ट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी पॉपुलेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर। दे बिलीव्ड इन अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर एक तरह की क्या है, आपको मान लीजिए एक देश है जिसमें आपको इस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। इधर मान लीजिए कौन है, ये आपको, जैसे आप देखो भारत का एग्जांपल ले लो, ठीक है। अगर मान लीजिए हिंदू की संख्या सबसे ज्यादा है भारत में, ठीक है, हिंदू की संख्या काफी ज्यादा है भारत में, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर ये हिंदू है, ठीक है, और इस तरीके से अगर आप कह सकते हो कि ये मुसलमान है। इसके बाद हमारे क्या है, इस तरीके से बटे हुए बौद्ध है, जैन है, ठीक है। उसके बाद जोरास्ट्रियनिज्म है, जुडाइज्म है, कुछ पॉपुलेशन माइनर आपको देखने को भारत में मिल जाती है। तो रेडिकल्स किस तरीके की विचारधारा रखते थे? उनका कहना था कि जिनकी पॉपुलेशन देश में ज्यादा होगी, भले वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, सरकार उस देश में उन्हीं की बननी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। सपोर्ट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी पॉपुलेशन। मेजॉरिटी पॉपुलेशन का क्या मतलब समझे? मेजॉरिटी पॉपुलेशन का मतलब समझे यानी कि जो पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा संख्या में होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। दूसरे पॉइंट में बढ़ते हैं, सपोर्ट वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको समझना है, क्योंकि ये टर्म आपके एग्जाम्स में आएंगे। लाइक वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स क्या है? सफ्रेगेट मूवमेंट्स मतलब समझो, वुमेन महिलाओं से जुड़ा हुआ है, मूवमेंट्स मतलब आंदोलन। सफ्रेगेट क्या है? सफ्रेगेट आप सफरेज से निकाल सकते हो। सफरेज क्या है? आप कह सकते हो वोटिंग राइट्स, ठीक है। महिलाएं जो थी फ्रांस की या फिर पूरे यूरोप की या फिर विश्व की विभिन्न देशों की, वो पुरुषों की तुलना में इक्वल जो क्या थे वोटिंग राइट्स थे, उसकी लड़ाई काफी सालों से लड़ती चली आ रही थी। मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से ही फ्रांस में महिलाएं क्या कर रही थी, वोटिंग के लिए लड़ रही थी, और उन्हें कब जाकर वोटिंग का अधिकार मिला? 1946 में मिला। तो आप देख रहे हो ना कितनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। ठीक है, क्लियर है? तो इस पूरे मूवमेंट को, ठीक है, वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स कहा गया, यानी कि महिलाएं जब अपने वोटिंग के अधिकार के लिए लड़ रही थी तो उसी लड़ाई को आपको वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स कहा गया, और रेडिकल्स इस मूवमेंट्स को सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, तो आप यहां कह सकते हो कि रेडिकल्स लिबरल से इस पॉइंट में अलग है, क्योंकि लिबरल्स क्या थे, आपको वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स या फिर वुमेन के राइट्स के क्या थे, टोटली एकदम खिलाफ थे वोटिंग राइट्स के। ओके, तो यहां पर आप रेडिकल्स और लिबरल्स को, आइडियोलॉजी को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ मूव टू द थर्ड, दैट इज द इन फेवर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब रेडिकल्स का यह कहना नहीं था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगले पॉइंट में आपको इसी से ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। रेडिकल्स का कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? परंतु यह प्राइवेट प्रॉपर्टीज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों के हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में। समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला? इन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपने घर होने चाहिए, अपनी जमीन, अपने फार्म होने चाहिए, ठीक है, और अपने कह सकते हो जो भी अपने उनकी एसेट्स हैं होनी चाहिए, बट ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। अब बोलोगे ये कैसे दोनों से अलग हुआ? वो अलग इसलिए हुआ कि आपके पास क्या है, अपनी जमीन है, ठीक है, उतनी जमीन है जितनी जोत की जमीन है, या फिर आपकी अपनी कुछ ज्यादा जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इतनी ज्यादा जमीन नहीं है, ठीक है, कि एक तरफ आप आते हो और एक तरफ पूरे आपके एरिया का पूरा कह सकते हो समाज आता है। आसान भाषा में समझें कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्रांस में आप देखोगे क्या थे, हमारे जो लैंड ऑनर्स थे, ठीक है, जो फैक्ट्री ऑनर्स थे, वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स, उनके पास क्या हुआ करता था, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उनके पास बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी, बहुत फैक्ट्रीज हुआ करते थे, विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हो वो मतलब कह सकते हो आपकी वेल्थ से घिरे हुए थे।
समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रॉपर्टी से एकदम वो घिरे हुए थे, उनके साथ पीढ़ियां क्या कर सकती थी, उस प्रॉपर्टी के माध्यम से ठीक है अपना जीवन यापन कर सकती थी। तो इन किन कॉन्सेप्ट को अपोज करते थे या इस चीज को अपोज नहीं करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, यह अपोज करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ठीक है किसी कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास कुछ नहीं है। समझ में आया? ठीक है, जैसे बात करते हैं कि पूरे विश्व में अगर आप बात करोगे तो पूरे विश्व का कुछ ठीक है कह सकते हो कि कुछ प्रतिशत लोग ठीक है, आसान भाषा में एक आप यहां डायग्राम देख लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है? ये पॉपुलेशन है। ओके, ये मान लीजिए 90% है, ये 10% है, और ये एक और मैं बना देता हूं। इसमें आपको क्या देख लेना है? ये पॉपुलेशन है और इसके बाद आपको क्या जानना है? ये 90% है, ये 10%। ये क्या देख रहे हो आप? ये मान लीजिए आपको प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज हैं या फिर मनी है, एसेट्स हैं, कुछ भी कहो, पैसे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 10% लोग हैं ना पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे विश्व में, ये क्या कर रहे हैं? ये 90% की जितने भी मनी है, पैसे, प्रॉपर्टी, एसेट्स हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और बाकी ये जो 10% के जो क्या है आपको अमाउंट ऑफ मनी है, इस पर आपको 90% का क्या है आपको देख रहे हो कंट्रोल है। तो यहां पर कंफ्लिक्ट रेज होता है। किस तरह का कंफ्लिक्ट रेज होता है कि कुछ चंक ऑफ पीपल के पास ठीक है इतना पैसा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसके माध्यम से क्या है वो मतलब कुछ भी जीवन में कर सकता है। ठीक है, परंतु एक हमारे समाज के बड़े हिस्से के पास ठीक है जो क्या है आपको विभिन्न प्रकार के अभावों से जूझ रहा है। ठीक है, लैक ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ क्लोथ, हाउस, प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है, कुछ भी चीजें जितने बेसिक सुविधाएं उससे जूझ रहा है वो उनके पास नहीं है। तो इस तरीके की चीजें क्या करती है? खाई पैदा करती है दोनों के बीच में। और एक समय आता है कि जो आपको निचले तबके के लोग हैं जिन जो अभावों से गुजर रहे हैं वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी सेम कॉन्सेप्ट हुआ था, आप वहां पर आपने इस चीज को देखा था। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन में भी इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट भी इसी के ऊपर बेस्ड था, अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री। क्या है आपको? ऑनर्स। आसान भाषा में समझो, अगर मान लीजिए आपके पिता क्या है एक लैंड ओनर थे, उनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, इतनी बड़ी जमीन कि आप उसके ऊपर क्या है मतलब घूम भी नहीं पाते हो, पैदल गाड़ी से आपको जाना पड़ता है देखने के लिए पूरी जमीन को। ठीक है, ये क्या दर्शाता है कि वो सारी जमीन फिर आपके पास आएंगी, फिर वो आपके पास से फिर आगे भी बढ़ेंगे आपकी जनरेशन तक। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या था आपको पास ऑन था प्रॉपर्टीज का। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज क्या है लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती थी एक पर्टिकुलर फैमिली के पास ही हुआ करती थी। तो उस सारे प्रॉपर्टी से जितने भी बेनिफिट्स होते थे उस फैमिली के मेंबर्स को ही होते थे। ठीक है, तो इसका भी अपोज कौन किया करता था? रेडिकल्स किया करते थे। समझ में आया कितने पॉइंट्स थे रेडिकल्स के? पहला, दे सपोर्ट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन किसी भी देश में ज्यादा होगी ठीक उन्हीं की सरकार बननी चाहिए। दूसरा, सपोर्ट वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स, यानी कि यह महिलाओं के वोटिंग अधिकार के जो आंदोलन थे ठीक है उसको क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। वोटिंग राइट्स को तो सपोर्ट करते थे, परंतु वोटिंग राइट्स मिलने के आंदोलन जो लड़ाई चल रही थी कि वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए उसे भी सपोर्ट किया करते थे। तीसरा, इन फेवर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को फेवर किया करते थे, अगेंस्ट नहीं थे, परंतु अगेंस्ट किसके थे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल, यानी कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा धन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके, वो धन क्या होनी चाहिए? शेयर की जानी चाहिए लोगों के बीच में जिनको आवश्यकता है, जिन्हें जरूरत है। उसके बाद है क्या? अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, यानी कि ठीक है राजा के बेटा राजा ही बनेगा वाले कॉन्सेप्ट को ये लोग क्या करते थे? आपको इग्नोर किया करते थे या फिर नकारते थे। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे हमारे जो आपको रेडिकल से रिलेटेड थे। अब हम आगे देखेंगे कंजर्वेटिव्स के बारे में। ओके, कंजर्वेटिव्स किस तरह की विचारधारा रखा करते थे और कौन हुआ करते थे। सो लेट अस टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंजर्वेटिव्स। इससे पहले हम लोगों ने लिबरल्स और रेडिकल्स के डिफरेंसेस को देख लिया, समझ लिया कि लिबरल्स और रेडिकल्स की किस तरह की आइडियोलॉजीज थी, विचारधारा थी, और ये किस तरीके के लोग थे पूरे यूरोप में फैले हुए। ओके, नाउ बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स बेसिकली वो लोग थे जो पुराने विचारधाराओं में विश्वास करते थे। अब या फिर आप इन्हें आसान भाषा में पुराने लोग कह सकते हो।
ठीक है, जिनके पास अपने प्रिविलेजेस थे, बाय बर्थ थे या फिर उनको उनके पेरेंट्स के द्वारा मिला था, उन्हें वो खोना नहीं चाहते थे। इसलिए वो क्या करते थे, पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करने वाले लोग हुआ करते थे। आइए बात करते हैं इनके बारे में। पहला, दे अपोज्ड रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब यहाँ पर जो हमारा सिंपल सा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो यह कि वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के क्या थे, अगेंस्ट में हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस को सपोर्ट नहीं करते थे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और रेडिकल्स और लिबरल्स समहाउ थोड़े बहुत डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया करते थे। फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं हुआ करते थे, बट कुछ इनके पास जो क्या थे पॉइंट्स, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, उसमें आप देखोगे कि इनके कुछ डेमोक्रेटिक क्या थे, आपके पॉइंट्स इनके पास थे। इनके आइडियोलॉजी में डेमोक्रेटिक पॉइंट्स आप देख लोगे। लिबरल्स के भी क्या होता है आपको कि आप देख लोगे इनके भी आइडियोलॉजी में कुछ डेमोक्रेटिक पॉइंट्स इंक्लूडेड थे। ओके, सो कंजर्वेटिव्स क्या थे, दोनों के अगेंस्ट हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा क्या, बिलीव्ड इन स्लो चेंज एंड डेवलपमेंट्स। बेसिकली क्या था, स्लो चेंज। आप स्लो चेंज का मतलब क्या समझते हो? स्लो चेंज विच मीन्स दैट उन्हें रैपिड चेंजेस पसंद नहीं थे। व्हाट डू मीन बाय रैपिड चेंजेस? लेट अस टॉक अबाउट आवर फ्रेंच रेवोल्यूशन। 14 जुलाई ओके 1789, 14 जुलाई 1789, विच मीन्स दैट आपने देखा कि एक फ्रिक्वेंट चेंज आया पूरे आपको फ्रांस की सोसाइटी में, और उस रैपिड चेंज ने किया कि आपको पूरी की पूरी तख्ता को पलट दिया, उसने पावर को लिमिटेड कर दिया वहां के राजा को। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव होते हैं बेसिकली अपर क्लासेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वो स्लो चेंजेस नेचर के व्यक्ति होते हैं या फिर डेवलपमेंट में विश्वास नहीं करते। ओके, अब बोलोगे क्यों ऐसा है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपने प्रिविलेजेस कंटिन्यू करने होते हैं। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट के माध्यम से इसे समझेंगे। दे रेस्पेक्ट द पास्ट। व्हाट डू मीन बाय पास्ट हियर? पास्ट मतलब इतिहास। ठीक है, वो इतिहास को इतना चढ़ बढ़कर क्या होते हैं, भव्य रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं या फिर बड़ा दिखाते हैं कि जिसके माध्यम से क्या है कि वो आगे भी अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सके। आसान भाषा में इसे समझते हैं। कोई राजा है किसी देश का, जैसे फ्रांस के राजा लुई 16 को आप देखते हो, रशिया के जो राजा हैं जार या फिर सार निकोलस II। ठीक है, बेसिकली ये लोग क्या करते थे, अपने इतिहास को इतना बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश किया करते थे। ठीक है, इतनी बड़ी लाइफ लोगों के सामने पेश किया करते थे, जिसकी वजह से क्या था, लोग उससे इंस्पायर होते थे या फिर उसको फॉलो करने लगते थे। ठीक है, उस चीज़ को बिलीव करने लगते थे लोग कि ये हमारे राजा हैं। ठीक है, हमारे देश के रक्षक हैं, हमारे रक्षक हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो पास्ट का इस्तेमाल करते थे, वो यूज करते थे ताकि वो अपने प्रिविलेजेस को कंटिन्यू कर सके। ऐसी विचारधारा के लोग जो है कंजर्वेटिव नेचर के लोग हैं। ठीक है, समझ में आया? और वो क्या है, किसके अगेंस्ट थे? आइडिया ऑफ चेंज के अगेंस्ट थे। वो आइडिया ऑफ चेंज समझते हो? यानी किसी भी तरह की चेंजेस की अगर उनके पास बात करोगे आप कि हाँ कुछ चीज़ें हैं, नई सिस्टम लानी चाहिए, नई तकनीक लानी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, नए तरीके के सोसाइटी में चेंजेस करने चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में और भी क्या होना चाहिए, आपको उससे और सुधार लाना चाहिए। ठीक है, नए सिस्टम बनाए जाने चाहिए, परंतु उनके साथ सीधा सा कॉन्सेप्ट था चेंजेस नहीं हो। क्यों चेंजेस नहीं हो? क्योंकि उनकी बनी बनाई जो पीढ़ियों से चली आ रही सिस्टम है वो चले और उससे उनको फायदा होते रहे। उनके पास जो प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस जैसे आप देखते हो बाय बर्थ, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसे हम बाय बर्थ प्रिविलेज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो उस तरह के प्रिविलेज उनके खत्म ना हो। उनके पास जो इतनी बड़ी धन दौलत संपत्ति है, लैंड ऑनर्स हैं, ठीक है, जमींदार, उनके बेटी के पास वो सारे जमीन क्या हो, आपको फिर से जो प्रॉपर्टी है वो मूव हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट्स वाई इस तरीके के लोग जो थे कंजर्वेटिव थे और रेडिकल्स और लिबरल्स को क्या करते थे, वो टोटली अपोज किया करते थे। ओके, मैं आशा करता हूं ये क्या है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव के डिफरेंसेस आपको क्लियर होंगे। ठीक है, स्क्रीन पर मैं इससे रिलेटेड एक आपको प्रॉपर एक डिफरेंशिएट टेबल आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप क्या करोगे उस चीज़ों को पॉइंट वाइज नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो की अंत करने से पहले मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें आपके आ जाएंगे क्या, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ओके, इसके बाद हमारे क्या जाएंगे, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी पूरे यूरोप में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे बढ़ा। ठीक है, और इसके बाद हमारा सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी यूरोप के विभिन्न देशों में, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, इन सब देशों में किस तरह के लोगों ने क्या किया, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट का स्वागत किया, सपोर्ट किया, ठीक है, प्रमोट किया। ठीक है, इसके बाद हम कार्ल मार्क्स की आपको थ्योरी देखेंगे जिसमें हम आपको सोशलिज्म को समझेंगे
और उसके बाद रॉबर्ट ओवन की थ्योरी देखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली थ्योरी हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जितने भी आइडियाज थे ना, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और आपको रेडिकल्स वाले विचारधारा के लोग, ये सभी चाहते थे कि इनका सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल हो, और इनके आइडियाज आपस में क्या करते, क्लैश कर रहे थे। क्लैश मतलब टकराना, ठीक है। इसे हम आप कह सकते हो इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट या फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो हमारे कन्फ्लिक्ट्स आपस में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रेज हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो सिंपली आप कह सकते हो कि इस 3 तरह की आइडियोलॉजी ने क्या किया, वहां के समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, लोगों को सोचने में मजबूर किया, और इनकी आइडियोलॉजी आपस में टकरा रही थी, जिसकी वजह से विभिन्न तरीके के समाज का निर्माण हुआ, और सोशलिज्म को लोगों ने क्या किया, बढ़ चढ़कर प्रमोट किया, क्योंकि सोशलिज्म क्या जुड़ा हुआ था, लोगों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। समझ में आया? दैट्स वाई उसको वो प्रॉपर तरीके से क्या कर पाए, प्रमोट कर पाए। ओके, आशा करता हूं यहां तक आप जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किया समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।